Hello dosto, this is your lecture number 3 under theme, and the unit that we are discussing right now is matter, nature and its behavior. Up till now we have made 2 videos, this is your थर्ड वीडियो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डिफरेंसेस के बारे में। व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सो पहले स्टार्ट करते हैं एटम से। व्हाट एक्चुअली इज एटम? सो इफ यू टॉक अबाउट एटम, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर किससे बना है? मैटर एटम से बना है। जो भी मैटर है, अगर आप इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को देखते हो तो वो क्या होगी? आपकी एटम। सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की एटम होती है, इसीलिए हम उसको कह देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ऑल्दो एटम इससे भी ज़्यादा डिविजिबल हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सब एटमिक पार्टिकल्स। सब एटमिक पार्टिकल, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। एटम को हम और तोड़ सकते हैं उनके सब एटमिक पार्टिकल्स में, जो है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट अगर हम बात करें कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो एटम कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे सोडियम का एटम आप ले लीजिए, कैल्शियम का ले लीजिए, मैग्नीशियम का ले लीजिए, हाइड्रोजन का ले लीजिए। तो मैटर सिंपली क्या है? किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट। अगर आप सोडियम का बल्क लेते हो, आप सोडियम का आपने इतना बड़ा पीस ले लिया, तो इसका भी छोटा सा पार्ट क्या निकलेगा? एटम ऑफ Na। Na के बल्क को अगर आप लेते हो, इतना बड़ा पीस आपने Na का ले लिया, तो इसका छोटा सा पीस भी क्या होगा? उसका सबसे छोटा पीस जो आप कर सकते हो वो होगा आपका एटम। फिर उसके बाद अगर आप लेते हो किसी कैल्शियम का पीस, तो कैल्शियम की भी सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक कौन सी होगी? एटम ऑफ कैल्शियम। तो मैटर को आप जो सबसे छोटी यूनिट में आप तोड़ सकते हो, उसे कहा जाता है एटम। ऑल्दो एटम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन एटम एक्चुअली है क्या? किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट। जैसे कि आपके बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल्स। सेल से बनता है आपके टिश्यू, टिश्यू से आपके ऑर्गन, ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। उसी तरीके से आपके जो एटम कंबाइन करके बनते हैं, एक एटम दूसरे से कंबाइन होता है, दूसरा तीसरे से कंबाइन होता है। तो इस तरीके जो उनके बीच फोर्सेस जनरेट होती हैं, वो फोर्सेस सारे एटम्स को एक साथ रखती है, और उससे आपको क्या मिल जाता है? एज अ होल आपको मिल जाता है मैटर। तो मैटर किसी भी एटम किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। ओके, अब एटम के बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूल इज कैन बी कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अगर सेम तरह के एटम कंबाइन करके कुछ बना देते हैं तो उसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। लेकिन ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल ऐसे ही नहीं बन जाएगा। हाइड्रोजन अगर बन रहा है तो H3 क्यों नहीं बना और H4 क्यों नहीं बना? क्योंकि हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट स्टेट अचीव करना है। तो कैसे कर सकता है? हाइड्रोजन के पास होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, सपोज को डिनोट करता हूँ X से। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी है केवल एक इलेक्ट्रॉन, सपोज डिनोट करते हैं आपके डॉट से। तो ये क्या करेगा? H डॉट और यहाँ पे H क्रॉस। तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर इस तरीके से केवल एक हाइड्रोजन के होने से इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। इसी कारण जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन के आता है वो होता है आपका H2 के फॉर्म में। H2 का मॉलिक्यूल आपको मिलता है। तो ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल ऐसे ही नहीं बन जाते। बनने का कारण यह होता है कि उनकी स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। स्टेबिलिटी अचीव हो सकता है 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, जिसमें भी हो। वो डिपेंड करेगा उनके स्ट्रक्चर पर कि वो ड्यूप्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं या ऑक्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ पर ईजी पड़ रहा है। उस चीज़ को देखकर वो क्या करते हैं? अपने मॉलिक्यूल एटम्स को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का जनरेशन कर देते हैं। ऑक्सीजन के भी कई ग्रुप हैं। देखिए, आप ऑक्सीजन को बना सकते हो O2 के फॉर्म में। O3 का स्ट्रक्चर भी स्टेबल होता है, क्योंकि ये बनता है आपका इस तरीके से O2, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अनदर, और जिसको आप कहते हो ओजोन। तो ये भी अपने में स्टेबल है, ये भी अपने में स्टेबल है। तो आप जो चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो, यह नोटिस कर रहे हो कि जो अभी आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। अगर ये ऑक्सीजन का कुछ स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन अपने स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स के टर्म में कुछ बना रहा है, तो 2 है तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन ही है, 3 है तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन ही है। हाइड्रोजन H2 बना रहा है तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही है। क्लोरीन अगर Cl2 बना रहा है तो दोनों के दोनों Cl ही है। तो मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या है? मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एंड व्हाई एटम्स
आर गेटिंग कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल, ये बड़ा क्वेश्चन है दैट व्हाई एटम्स आर कन्वर्टिंग टू मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एच के फॉर्म में ही क्यों नहीं रह रहा, हाइड्रोजन ऐसे भी रह सकता है, ऐसा क्यों नहीं रह रहा। उसका रीज़न ये है, पहली बात तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्टेबिलिटी नहीं होती है, और स्टेबिलिटी से ही एक वर्ड निकलता है नॉट डिपेंडेंट, सॉरी नॉट नहीं, डिपेंडेंट। हाइड्रोजन क्या है, डिपेंडेंट है किसी और पर, किस चीज़ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, क्लियर। लेकिन बात करूँ अगर मैं हीलियम की, इसी के जस्ट बाद आपका हीलियम आता है, मैं कहूँगा हीलियम इज इनडिपेंडेंट। अब इन दो बातों को समझिए, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि H कन्वर्ट क्यों हो रहा है H2 में और He कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन एक एटम है, और एटम की दो पॉसिबिलिटी होती है, मे ऑब्लिक मे नॉट बी स्टेबल। ये होता है एटम के लिए, एटम स्टेबल हो भी सकता है, एटम स्टेबल नहीं भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसा आपकी नोबल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या ऐसे एटम्स हैं जो खुद में ही स्टेबल हैं, एटमिक फॉर्म में स्टेबल हैं। लेकिन अदर्स की बात करूँ तो ऑक्सीजन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे के सारे एटमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आ गए, मे नॉट बी स्टेबल वाली कैटेगरी में। तो ये क्या करते हैं, अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और यहाँ से मॉलिक्यूल के बारे में क्या पता चलता है, दैट मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। यहाँ पर अब मे या मे नॉट नहीं लिखोगे, मॉलिक्यूल है तो स्टेबल ही होगा, लेकिन एटम है तो हो सकता है स्टेबल हो अगर इस फॉर्म में हो, जैसे नोबल गैसेस हैं, और हो सकता है स्टेबल ना भी हो। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेबल। टेक एनी मॉलिक्यूल, सपोज यू आर टेकिंग मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन में आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा क्लोरीन साथ में आया, सपोज को दिखाता हूँ एक्स से, 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करने वाले हैं, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने वाले हैं। हाइड्रोजन में ड्यूप्लेट पूरा किया गया था, यहाँ पर ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सीएल से ले लेगा, अपने तो 7 पहले से थे, 7 + 1 8, तो हो गया ऑक्टेट। दूसरा क्लोरीन भी सेम यही करेगा और इस तरीके से बना लेगा अपना ऑक्टेट। इससे आपको क्या स्ट्रक्चर मिलता है, Cl2। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल आर स्टेबल, मॉलिक्यूल में कोई चांस ही नहीं है कहने का कि मे और मे नॉट वाला केस यहाँ पर नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेबल। तो ये भी आपका एमसीक्यू फॉर्म में बन सकता है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है। मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में पूछ लिया, एटम्स के टर्म्स में पूछ लिया, दैट एटम आर स्टेबल, मे नॉट बी स्टेबल, और आपको तीसरा या चौथा कोई ऑप्शन दे दिया, क्लियर। तो कुछ भी करके आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अब सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मॉलिक्यूल के टर्म्स में आए, वो एटम्स के टर्म्स में आए। लेकिन अगर आप सिर्फ एमसीक्यू पढ़ते जाओगे तो उससे क्या होगा, आपको सिर्फ एमसीक्यू वाले आंसर ही याद रहेंगे। अगर क्वेश्चन को घुमा दिया गया फिर आपको आंसर मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है या ज़्यादा टाइम लग सकता है, और एग्ज़ाम में तो टाइम वेस्ट करना भी आपके सिलेक्शन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो आपको मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। अगर मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूल स्टेबल है तो क्यों है, रीज़न ये है, आपके पास रीज़न होना चाहिए। फॉर एवरी स्टेटमेंट दैट आई से यू शुड हैव अ रीज़न फॉर दैट व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस। इफ आई एम सेइंग दैट मॉलिक्यूल आर स्टेबल, व्हाई दे आर स्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे आर गेटिंग स्टेबिलिटी बाय अचीविंग ड्यूप्लेट और ऑक्टेट स्टेट, दोनों में से जो भी स्टेट उनको मिल जाए इस तरीके से स्टेबल है। लेकिन एटम का केस ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के एटम की, तो ऑक्सीजन का एटम कैसा है, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो आपको पता चलता है कि ऑक्सीजन इज 2,6, इसका मतलब बाहर 6 है। बाहर 6 होने की वजह से ऑक्सीजन का एटम स्टेबल नहीं है, इसलिए स्टेबल ना होने पर ये क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन के पास जाता है, और क्योंकि यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट है इसलिए डबल बॉन्ड बनाया जाता है और आपका स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O फॉर्म में आता है। सेम आपका नाइट्रोजन होता है 2,5, अब क्योंकि इसको 3 की ज़रूरत है तो नाइट्रोजन के बॉन्ड कैसे बनते हैं, 1 2 3, इसका मतलब 5 तो पहले से थे, 6 7 8, दोनों ने अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया। तो ध्यान रखिए एटम्स स्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अपने वो मैटर की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहता है, एटम्स कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द रिपीटेड यूनिट ऑफ एटम्स, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल डेफिनेटली स्टेबल होते ही होते हैं, वहाँ पर मे और मे नॉट वाला केस नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो आपके पास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इस लॉ का मतलब है कि इस लॉ का सिंपल सा मतलब है जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब ये है कि अगर कोई
सब्सटेंस या सिंपली कहें कोई केमिकल स्पीसीज आपको मिल रही है, तो उसमें जो एलिमेंट कंबाइन करके जो स्पीसीज बना रहे हैं उनका रेशियो हमेशा हमेशा फिक्स होगा, जैसा हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 में वाटर वाले केस में, जिसमें आपका रेशियो आ रहा था 1:8। यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इफ देयर इज अ केमिकल स्पीसीज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, देयर विल बी कांस्टेंट, देयर विल बी अ फिक्स्ड रेशियो अमंग द एलिमेंट्स। जो वहाँ पर मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। एग्जाम्पल लेते हैं आपका, देखिए H2O, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। हाइड्रोजन होगा आपका, यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। इसका मतलब 1:8 का रेशियो बन रहा है। 2 1 2, यहाँ से कटेगा 2 8 16। यानी अगर वाटर को आप बनाना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1:8 का रेशियो आना ही चाहिए। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात कर लेते हैं अमोनिया की, NH3। अगर आप NH3 अमोनिया की बात करते हो तो N का अगर आप सिंबल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 14, और आपका H का क्या है, 1 1। ओके, अब देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन के पास एक ही है। इसका मतलब अगर मैं N:H का रेशियो लेता हूँ तो N की जगह पर लिखना पड़ेगा 14, क्योंकि एक ही N है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है और एक का मास है 1, तो 3 का आ जाएगा 3। इसका मतलब 14:3। अगर आप चाहते हो कि अमोनिया बने तो आपको 14:3 का रेशियो लेना पड़ेगा। और यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आपके पास कोई केमिकल स्पीसीज है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, एक रेशियो होगा जो हमेशा फिक्स होगा इन टर्म्स ऑफ मासेस। उनका मास हमेशा फिक्स होगा। 14:3 है, यहाँ पर 1:8 है। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हो, H2S का निकाल सकते हो। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड में रेशियो बताइए, या कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड में रेशियो बताइए, तो रेशियो निकालने का तरीका क्या है, आप उसके मासेस को कंपेयर कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ मासेस को कंपेयर नहीं करना है, कितने टाइम से है वो भी देखना है। अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन देख रहा हूँ 14, तो यहाँ पर तो ओके है क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है, लेकिन मैं हाइड्रोजन को सिर्फ 1 देखूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें ये भी देखना है कि उसके रिपीटेड यूनिट्स कितने हैं, तो 3 है तो आपको 3 वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज अ सिंपल law which state that for any chemical species there is a fixed ratio by mass of the aggregating elements or the combining elements। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है एटॉमिक मास और दूसरा आपके पास मॉलिक्यूलर मास। दोनों में फर्क क्या है, देखिए एटॉमिक मास होता है सिंपल, आपके एटम का मास कितना है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, मास ऑफ एटम। सिंपल अगर आपको बोलेंगे सोडियम का मास कितना है तो आप बोलेंगे 23 ग्राम। सोडियम के एटम का मास है 23 ग्राम, Na11 23। तो इसमें सिंपली आप क्या देखते हो, आप देखते हो इसके नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम ध्यान रखिए, आपके किसी भी चीज़ के 1 मोल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। कई बुक्स में आपको 6.022 भी मिलेगा, आप चाहो तो इसको 22 भी लिख सकते हो और 23 भी लिख सकते हो। कई ये कन्फ्यूजन है, 6.022 भी है, 6.023 भी है, तो जो भी आपको सही लगे आप इसको लिख सकते हो। NCERT में आपका 6.022 10 to the power 23 एटम्स दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी एटम्स का जो अगर आप 1 मोल लेते हो तो उसमें आपको कितने एटम्स मिलते हैं, 6.023 इंटू 22 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। तो एटॉमिक मास का मतलब सिंपल आप किसी एटम का मास निकाल रहे हो, उसमें कितने एटम्स आप उसका मास निकालो। लेकिन बात करें अगर मॉलिक्यूलर, ध्यान रखिए एटॉमिक मास में आपको जो आपके पास यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एटॉमिक मास में आइसोटोप को भी कंसीडर किया जाता है। आइसोटोप को कंसीडर करना ज़रूरी है अगर आप एटॉमिक मास को ले रहे हो। एटॉमिक मास का मतलब, आइसोटोप का मतलब देखिए, जैसे अगर आपको पता हो क्लोरीन एग्जिस्ट करता है 35 वाले फॉर्म में भी और 37 वाले फॉर्म में भी। क्लियर, इसके आइसोटोप का जो मास है एक 35 वाला है, एक 37 वाला भी है, और इनका रेशियो होता है 3:1। इंपॉर्टेंट पार्ट इज एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास में आइसोटोप को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लोरीन जिसका एक आइसोटोप का वेट है 35, दूसरे का वेट है 37। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसका रेशियो देखते हैं, कितना रेशियो है, 3:1 का रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज मास निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास वो कैसे निकाला जाता है, देखिए फॉर Cl इट इज इक्वल टू, देखिए 35
अगर मैं 3:1 को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बड़े इजीली बता देंगे इसका क्या होगा 75%, तो इसका मतलब 25%, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होता है आपका 100% होता है। 100 में से 3 पार्ट इसके पास है और 1 पार्ट इसके पास है। 100 में से 3 पार्ट इसके पास है और 1 पार्ट इसके पास है। तो करके देखिए आप कैसे तोड़ सकते हो उसको। 75 बना सकते हो और इसको 25 बना सकते हो। उसके बाद दोबारा अपने आंसर को चेक करिए, क्या 75 इसका 3 गुना है या नहीं। तो 1 का जब 25 तो 3 का 75। तो ऐसे आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो आप एवरेज मास कैसे निकालोगे, 35 इंटू कितना परसेंटेज है 75 अपॉन 100 प्लस इसका है 37 इंटू 25 इसका परसेंटेज है अपॉन 100। तो यहाँ पर आपको एवरेज निकालना पड़ता है। इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको आप काट सकते हो 3/4, इसको भी काट सकते हो, सॉरी 1/4। 25 1 25 और 25 4 100। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 3 9 10 105 अपॉन 4 प्लस दिस इज योर 37 इंटू 1 विल गिव यू 37 अपॉन 4। अब इसका टोटल करते हैं, 4 2 जा 8, 25 4 6 24.25 प्लस 4 6 4 36.25। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। इसको डिवाइड करके 4 2 जा 8, फिर ये बनेगा आपका 25, 4 6 जा 24, फिर मिलेगा आपको 0.10, 4 2 जा 8, फिर मिलेगा आपको 20, 4 5 जा 20। अब इसको ऐड कर ले तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है 0.50, क्योंकि 0.25 और 25 और 9 आपको 26 और 9 आपको कितना देने वाला है 36, सॉरी 35.5। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, तो मैं कहूँगा 35.5, ना कि 35 और 37। यही बात मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा था कि अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले दैट व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं इसके आइसोटोपिक फॉर्म्स ना हो। इसके आइसोटोपिक फॉर्म होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका परसेंटेज पता करना पड़ेगा। परसेंटेज पता करने के बाद तो बहुत ईजी है, बाकी आपका कैलकुलेशन है। तो इन दोनों का हमने एवरेज मास निकाला और वो आंसर कितना आया 35.5। इसीलिए क्लोरीन को जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है Cl17 35.5 इस तरीके से। तो एटॉमिक मास क्लोरीन कितना है 35.5, सोडियम कितना है 23। तो ये है आपका एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास तो आप इजीली निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास का मतलब समझिए, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है जब आप किसी मॉलिक्यूल का मास निकालो, सिंपल। हाइड्रोजन के एटम का मास तो 1 ग्राम है, लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कितना है 2 ग्राम। ये है उसका मॉलिक्यूलर मास। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे 2 ग्राम। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, आप कहोगे 1 ग्राम। सिंपली अगर आपको बोल दिया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालिए, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आप कहोगे 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। लेकिन अगर कोई आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछे तो आपको पता करना पड़ेगा कि क्लोरीन किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है एज Cl2। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलने वाला है, ट्वाइस इंटू Cl, जो Cl के एक एटम का होगा क्योंकि यहाँ 2 एटम है। Cl2 का मतलब क्या है Cl-Cl, मतलब 2 Cl है। तो एक Cl का 35.5 है, दूसरे का क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ट्वाइस इंटू 35.5, 2 5 10, 0.1, 2 5 10, 11 1 कैरी 1 2 3 6 7, 71.0 ग्राम। ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को निकालना है। तो आई होप इन दिस वीडियो यू वुड हैव गॉट टू नो दैट what is your atom, what is molecule, how they are different. The next point, what is law of constant proportion. कोई भी स्पीसीज जब बनती है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका एक कांस्टेंट रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूलर मास किसे कहा जाता है। तो इस पार्ट में हमने इतनी चीज़ों को डिस्कस करा एंड आई होप दीज थिंग्स वुड बी क्लियर टू यू। So till then, keep growing, keep studying. Thanks for watching. Good luck.